नमस्कार। चौथे चरण का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान जारी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर चल रहा है मतदान। राजधानी लखनऊ की 9 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। बहुचर्चित लखीमपुर में भी आज पड़ रहे हैं वोट। योगी के कई मंत्रियों समेत दिग्गज मैदान में हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। 59 सीटों को लेकर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 59 सीटों पर चल रहा है मतदान। राजधानी लखनऊ की 9 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। बहुचर्चित लखीमपुर में भी आज पड़ रहे हैं वोट। योगी के कई मंत्रियों समेत दिग्गज मैदान में हैं। आज उनके भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का आज मतदान जारी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर चल रहा है मतदान। राजधानी लखनऊ की 9 सीटों पर भी वोटिंग लगातार जारी है। बहुचर्चित लखीमपुर में भी आज पड़ रहे हैं वोट। योगी के कई मंत्रियों समेत दिग्गज नेता मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आप पार्टी, तो वहीं ओवैसी की भी पार्टी मैदान में है। तो वहीं सपा ने जिस तरह से गठबंधन किया है राजभर पार्टी के साथ, तो वहीं बीजेपी का गठबंधन निषाद पार्टी के साथ है। तो कई पार्टियों ने अपने अपने समीकरण बिठाए हैं, गठबंधन किए हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी। अखिल, चौथे चरण का मतदान जारी है। अभी वहां पर किस तरह से लोगों की लाइनें, कतारें दिख रही है, लोगों में किस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है चौथे चरण के मतदान को लेकर? दिख रहा है इसमें अभी तक 2 बजे तक 42% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं सभी बूथों पे। यानी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो वोटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं मुद्दों पर लेकर हो रही है। हालांकि देखो उत्तर प्रदेश में जिस तरह चौथे चरण का जो मतदान है वो तकरीबन 2 बजे तक बात करें। रायबरेली या सोनिया गांधी का गढ़, कांग्रेस का गढ़ कहे जाना वाला जो कहा जाता था, जिसमें अदिति सिंह कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वहां पर भी 42% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सीतापुर की बात करें तो वहां पर भी 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। हरदोई अग्रवाल गढ़, बंधुगढ़ गढ़ कहे जाने वाले जो समाजवादी पार्टी के पास गढ़ था वो भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। अब वहां पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में वहां पर भी 40 यानी 41% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी 40 लगभग 39% वोटिंग हो चुकी है 2 बजे तक। यानी बहुत तेजी से वोटिंग हो रही है। यहाँ अगर बात करें तो कई लोगों की, कई मंत्रियों की सांस दांव पर लगी हुई है। चाहे वो विजेश पाठक हो, चाहे वो आईपीएस लक्ष्मी सिंह के पति हो, सरोजनी नगर से जहाँ पर जो टिकट मौजूदा मंत्री स्वाति सिंह का कांड कर दिया गया है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अभिषेक कृष्णा को उतारा जो अखिलेश यादव को करीबी माने जा रहे हैं। और ऐसे में लक्ष्मी सिंह आईपीएस है, उनके पति जो है रिटायर, उनको वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। हालांकि सरोजनी नगर सीट से जिस तरह देखा जाए तो वो बीजेपी ने अपने खेमे में लिया था, लेकिन जहां पर स्वाति सिंह का टिकट काटने के बाद दूसरे प्रत्याशी को उतारा गया है, तो वहां ठाकुर वर्चस्व जो है वो अब ब्राह्मण हुआ है। तो ऐसे में वहां पर भी 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। पीलीभीत की बात करो, लखीमपुर की, ये 2 महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर किसान आंदोलन के दौरान बड़ी घटना हुई थी और विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने निभाई थी। प्रियंका गांधी यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। तो इस सीट पर माना जा रहा है दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, मुद्दा किसान का होगा और यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी बढ़त मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस पहली ऐसी पार्टी रही है तो प्रियंका गांधी बढ़ चढ़कर मुख्य भूमिका विपक्ष की निभाई। सरकार को कटघरे में खड़ा करना, पूरी तरीके से आंदोलन करना, धरना देना, कहीं ना कहीं वहां पर गिरफ्तार भी उन्हें किया गया था। तो ये चीजें वहां पर मुद्दा किसानों को लेकर बनेगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण जिले हैं जो पीलीभीत और लखीमपुर खीरी है। फतेहपुर और बांदा की बात करें तो फतेहपुर बांदा में भी मुद्दे किसानों को लेकर, भुट्टा जानवर को लेकर, ये तमाम मुद्दे सामने आए थे। हालांकि विकास को भी लेकर और विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े बखान भी की, डबल इंजन की सरकार ने वहां पर काम किया है। तो देखना होगा कि यहाँ की तमाम जो जनता वो किस मुद्दों को लेकर वोटिंग करती है और ये 10 मार्च का नतीजा तय करेगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिस तरह दिख रही है कि 40% से ज्यादा, कहीं 42, कहीं 40, कहीं 45, कहीं 43 अब तक वोटिंग हो चुके हैं। तो ये भी ये समीकरण से समीकरण पे बैठेगा। लेकिन इस दौरान
कई मंत्रियों के साथ जो है वो दांव पे जरूर लगी है और कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच में यहाँ पर दिख रही है। कई सीटों पे मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी। बिल्कुल, तो जो कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही बीजेपी और सपा के बीच में, चौथे चरण के लिए 59 सीटों पर मतदान जारी है और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी जो पार्टी, कई तरह की पार्टियां, सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, किनके दावे पर यहां पर मुहर लगेगी। अखिल, आप हमारे साथ बने रहेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल, लखनऊ की बात करें, वहां पर कैसा माहौल दिख रहा है चौथे चरण को लेकर? किस तरह से वहां पर पोलिंग बूथ पर लाइनें लगी हुई हैं और मतदाता कितने वहां पर उत्साहित है इस चौथे चरण को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से चौथे चरण का जो मतदान हो रहा है, यहाँ सुबह से ही उत्साह दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर पर मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग अपने अपने प्रत्याशी को, अपनी अपनी समर्थन वाली पार्टी को वोट करने के लिए पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग। इस बार ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लखनऊ में शुरुआत सुबह से ही जो लगातार मतदान के लिए जो लाइनें लगी हुई थी, तो इसे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सरकार के जो मौजूदा सरकार है उसके जो वादे हैं और जो पहले की सरकारें रही उसके जो वादे हैं, उन पर जो मतदाता है वो पूरी तरीके से एक अपना विचार बनाए हुए है कि उसको इस पार्टी को वोट करना है। साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने दावे किए हैं, वादे किए हैं और पिछले 5 जो मौजूदा सरकार रही है इसमें जो लगातार काम किए गए, तो उसके आधार पर जनता वोट करेगी। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करी है, किसानों के मुद्दे के ऊपर बात करी है और जो आवारा जानवरों से जो किसानों का नुकसान हुआ है उसके बारे में लगातार जनता को बताया है। तो धरातल पर हालांकि इस बार देखा जाए बयानबाजी बहुत ज्यादा हुई है, आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर बहुत चला है। तो अभी तक लेकिन जिस तरीके से उत्साहित जनता नजर आ रही है, वो आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये एक महापर्व है, इसको सभी। जी बिल्कुल अवरेल, तो पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे किए हैं, दावे किए हैं जनता के लिए। अब देखना होगा कि जो जनता है वो उनके घोषणा पत्र में किए गए वादों से कितना प्रभावित होती है और आज जो चौथे चरण की वोटिंग हो रही है, क्या जहन में उनके रहेगा, किस तरह से मुद्दों को लेकर और जो घोषणा किए गए हैं पार्टियों की तरफ से उसको लेकर आज वोट करने जा रहे हैं। आप दोनों संवाददाताओं का, अखिल आपका और अविरल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ रायबरेली से भी हमारे संवाददाता अरशद अली जुड़ गए। अरशद जी, वहां पर अभी रायबरेली की बात करें, ये कांग्रेस का एक पारंपरिक सीट माना जाता है, सोनिया गांधी का अच्छा खासा प्रभाव यहां पर रहा है, सांसद रही यहां से वो, तो अभी वहां पर किस तरह से उत्साह दिख रहा है और क्या कुछ वहां पर किस पार्टियों के बीच में यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है? जी भागीरथ जी, आपको बता दें, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रायबरेली कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। यहाँ पे कांग्रेस का ही सिक्का चलता था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से कांग्रेस लोकेशन जो है फीका नजर आ रहा है। चुनाव की बात करी जाए तो मतदाता इतनी तेज धूप है, चिलचिलाती धूप है, क्योंकि हम इस वक्त रायबरेली सदर के मतदाता केंद्र पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे भीड़ लोगों की बहुत ज्यादा निकलती चली आ रही है। इसमें महिलाओं का भी प्रतिशत बढ़ा हुआ है, बुजुर्ग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्राईसाइकिल पे बैठ के आ रहे हैं लेकिन अपना मतदान कर रहे हैं। बात करी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार फीकी नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि जो भी मतदान हो रहे हैं वो ज्यादातर देखने में लगता है, लोगों की बातों में लगता है कि वो भाजपा पार्टी को ही कर रहे हैं। ये तो हम अपनी तरफ से पूरे नहीं कह सकते, लेकिन जो हमको यहाँ पे देखने को मिला है ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग हमको लग रही है। और कांग्रेस हमेशा से इस क्षेत्र में बनी रही है, चाहे वो कांग्रेस की सोनिया गांधी सांसद रही हो लगातार, आज भी वो, इस बार भी वो सांसद ही है यहाँ पे। उनकी बेटी क्योंकि बीमार होने के कारण वो इस बार आ नहीं पाई कैंपेन के लिए, तो उनकी बेटी प्रियंका गांधी का रायबरेली में रोड शो भी था। रोड शो में कहीं ना कहीं उतना जनसैलाब भी देखने को नहीं मिला था जैसे इनकी वहाँ सोनिया गांधी के टाइम पे हुआ करता था। एक ऐसी भीड़ उमड़ती थी कि बस लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। जी बिल्कुल अरशद, और यही कारण है कि जिस तरह से अमेठी भी जो उनकी पारंपरिक सीट रही है, लेकिन राहुल गांधी वहां से हार गए थे। तो अब रायबरेली में जिस तरह सा माहौल बता रहा है, अब देखना पड़ेगा कि 10 मार्च को रिजल्ट क्या आता है यहाँ पर। हमारे साथ बांदा से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, विष्णु सिंह। विष्णु, अभी बांदा में वहां पर किस तरह सा माहौल दिख रहा है, वोटिंग को लेकर वहां पर किस तरह से लाइनें दिखाई दे रही हैं और क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं इस बार चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर? विष्णु, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल। जी विष्णु, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बांदा में अभी किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ अभी वहां पर खास इस बार चुनाव आयोग ने क्या कुछ खास तैयारी की है मतदान को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे, चुनाव आयोग ने इस बार खास करके अगर कोरोना की बात की तो कोरोना संक्रमण इस टाइम पे कुछ बड़ा हुआ था, जिसको लेकर के कोरोना को लेकर साफ तौर पर गाइडलाइन जारी की गई है। और जिस तरीके से यहाँ पर मतदान केंद्र में मतदाता पहुंच रहे हैं तो उनको साफ निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद मास्क लगाए होंगे, और जिन लोगों के मास्क नहीं है उनको जो है जिला प्रशासन द्वारा मास्क भी वितरित किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो इस बार की व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है, लेकिन लोगों के अंदर मनोबल लोगों का कम न हो, इसलिए पर बूथों को सजाया गया है, बड़ी सेल्फी पॉइंट रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक लोगों को खुशी है कि हम सेल्फी लेंगे। तो कहीं ना कहीं मतदान के पर्व को जोरदार बनाने के लिए जिला प्रशासन की मुहिम जो है रंग ला रही है फिलहाल। जी विष्णु, अगर हम बांदा यहाँ की बात करें, किन किन पार्टियों के बीच में टक्कर है और ये एक जमाने में बसपा का गढ़ रहा है, तभी वहां पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको? जी, अगर बात किया देखिए बसपा का कर रहा है, लेकिन 2017 में जैसे मोदी लहर है, मोदी लहर के बाद बुंदेलखंड की पूरी 19 सीटें जो है बीजेपी पीछे में गई हैं, और बांदा जनपद की 4 विधानसभाओं में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। लेकिन इस बार अगर बात की जाए 2022 की, तो 2022 में फिलहाल जो आंकड़े हैं वो अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन ये माना जा सकता है जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि दो पार्टियों के बीच में खासी जोरदार टक्कर है। और एक कुछ सीटों पर जो है बीएसपी भी अपना जो है परचम लहराने का दावा कर रही है। अगर बांदा सदर की बात की तो बांदा सदर सीट में बीएसपी और बीजेपी और सपा का खासा जो है टक्कर समझ में आ रही है। और अगर नरैनी की बात की जाए तो नरैनी में बीएसपी और सपा का मतलब जो जोरदार है, अब दोनों ही में टक्कर है। अब देखने वाली बात होती है, रोचक ये होगा कि कौन इस पे जीत हासिल करता है। और टिंडवारी की बात की जाए, टिंडवारी विधानसभा में साफ तौर पर बीएसपी की बढ़त आगे फिलहाल समझ में आ रही है कि टिंडवारी सीट से बीएसपी की बढ़त पे है। लेकिन अगर बबेरू की बात की तो बबेरू सीट पे भी फिलहाल दो प्रत्याशी, अगर जातिगत आंकड़ों की बात की जाए, जातिगत आंकड़ों को देखते हुए दो जो है पटेल बिरादरी के वहां पर अन्य दलों से दो पटेल बिरादरी के जो है प्रत्याशी उतारे गए, जिसके चलते वहां पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2 बार पूर्व में जो लोगों ने बात की है, उसके बाद ये निकलकर सामने आया कि 2 बार पूर्व में जो विधायक रहे हैं वो विशंबर प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी से, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का फिलहाल इस बार जो है बोलबाला नजर आ रहा है बबेरू विधानसभा में। बिल्कुल, तो इस बार बोलबाला नजर आ रहा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या होगी 10 मार्च को ये पता चल जाएगा। अरशद, रायबरेली के मुद्दों की बात करें, अभी वहां पर किस तरह के मुद्दे छाए हुए हैं और जो जनता अभी वोट करने जा रही है, और आपने भी कुछ जनताओं से पहले बात की होगी, चुनावी माहौल वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? किन मुद्दों को लेकर वहां पर चर्चा चल रही है, किन मुद्दों के ऊपर वोट किया जाएगा, या बीजेपी के जो उनके घोषणा पत्र है, या सपा के जो घोषणा पत्र है, या कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में जो दावे किए हैं, वादे किए हैं, किन मुद्दों को लेकर और किन घोषणाओं को लेकर वहां पर चर्चा चल रही है, जिसको लेकर आज मतदाता वोट करने जा रहे हैं? जी भागीरथ जी, आपको बता दें कि रायबरेली में कुल मतदाता 3,64,864 है, जिसमें कुल 1,91,091 संख्या पुरुषों की है और 1,73,753 संख्या महिलाओं की है, जिसमें 20 जेंडर, थर्ड जेंडर आते हैं, जो संख्या में 20 है। तो कुल मतदाता केंद्र 226 यहाँ पे बनाए गए हैं। इतने होने के बावजूद यहाँ पे जो रुझान आ रहा है, लोगों से बात करी गई है तो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों पे लोग अपने वोट को दे रहे हैं। और लोगों का कहना यह है कि जिनको हम वोट कर रहे हैं, अपनी सरकारों से उम्मीद करते हैं कि कल को उनकी सरकार बनती है तो विकास के मुद्दे पे काम करेंगे। जो छात्र हैं, जो परेशान हैं, पढ़ने के बाद जिनको नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगार टहल रहे हैं, तो उनके लिए रोजगार के नए नए संसाधन खोले जाएंगे। रायबरेली की बात करी जाए तो रायबरेली में करीब 82 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। अगर इन्हीं पे कार्य कर दिया जाएगा, इन्हीं को खोल दिया जाएगा, तो एक अच्छा खासा एक बड़ा रोजगार रायबरेली क्षेत्रवासियों को मिल जाएगा। जी भगीरथ साहू जी, आपको बता दें कि भाजपा सरकार में चूंकि दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन अभी रायबरेली जमीनी स्तर पर वो सब चीजें देखने को नहीं मिली। तो यहाँ की जो जनता है वो इस बार उम्मीद कर रही है कि सरकार किसी की भी हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उनको पॉलिटिकल किसी से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ विकास की बात चाहिए। विकास की बात करें, उनको विकास चाहिए। विकास के नाम पे वो घर से निकलकर वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो विकास के नाम पर लोग निकल के वोट कर रहे हैं। हालांकि जब वोट डालने जाता है, जो भी व्यक्ति वोट डालने जाता है, विकास के अलावा और बहुत सारे अहम मुद्दे रहते हैं जो जहन में रखता है। कभी कभी कुछ बातें वो कैमरे के सामने या लोगों से चर्चा नहीं करता, लेकिन जब अक्सर वो वोट डालने जाता है तो बहुत सारे समीकरण होते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जातीय समीकरण भी दिखाई देता है, तो वहीं धार्मिक समीकरण भी दिखाई देता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और जिसको लेकर अक्सर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बातचीत होती है। और पार्टी
इन चीजों को समझती है, इसलिए अपने उम्मीदवार भी उसी तरह से खड़े करती है, कैंपेन में भी उसी तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह की चीजें, क्योंकि जब जनता वोट डालने जाती है तो तमाम मुद्दे हैं जिसको जहन में रखकर वो वोट डालती है। विष्णु, अगर हम बांदा की बात करें, वहां पर मुद्दों की बात करें। आपसे कुछ और बताना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बताएं। जी, दरअसल मामला है कि यहाँ पे जो कांग्रेस की विधायक थी, यानी अभी भी मौजूदा विधायक हैं अदिति सिंह, जो टूटकर भाजपा में चली गई हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ से कमजोर नजर आता जा रहा है, क्योंकि हर साल की तरह 25 साल, लगभग 25 सालों से यहाँ के पूर्व विधायक अखिलेश सिंह, जो स्वर्गीय अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्हीं की बेटी है अदिति सिंह, जो इस बार विधायक थी कांग्रेस से। और अच्छा, जब वो कांग्रेस से छोड़कर जब भाजपा में गई तो क्या कुछ कहना था? क्योंकि अक्सर जब कोई एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पार्टी की कमियां बताता है, और जिस पार्टी में ज्वाइन कर रहा है उस पार्टी की वो खूबियां बताता है। भाजपा पार्टी जब ज्वाइन किया इन्होंने, तो उसके बाद इन्होंने बताया कि वहां पे इनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था जो सम्मान के लिए जिसके लिए कांग्रेस में गई थी। कहीं ना कहीं इनका कहना ये भी था कि जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी है, जिन्होंने इनको कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराया था, ज्वाइन कराने के बाद वहां से विधायक भी बनी, जीती भी, लेकिन उनको ये लगा कि उसका सारा प्रोत्साहन प्रियंका जी को जा रहा है। उनको ये लगा कि इनकी अपनी कोई मेहनत नहीं थी, जबकि उनका कहना ये है कि लगातार यहाँ से 25 सालों से विधायक। बिल्कुल, तो इस तरह के तमाम आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है। आप दोनों संवाददाताओं का, अरशद अली और विष्णु सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर यह मतदान चल रहा है। राजधानी लखनऊ की 9 सीटों पर भी वोटिंग लगातार जारी है। तो वहीं बहुचर्चित लखीमपुर में भी आज वोट पड़ रहे हैं। योगी के कई मंत्रियों समेत दिग्गज नेता, उनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो रही है, जिसका फैसला 10 मार्च को आएगा।